हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी का फिजिक्स फॉर यू विनोद चाइल्ड क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर तरंगों का अध्यारोपण यूनिट 4 पेपर सेकेंड शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर अध्यारोपण का सिद्धांत से हम शुरू कर रहे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हुई एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है। एक ही दिशा में अध्यारोपित होती है तो किसी क्षण माध्यम के प्रत्येक कण का परिणामी विस्थापन सभी विस्थापनों के सदिश व विजातीय योग के बराबर होती है। अर्थात y xt बराबर y1 xt प्लस y2 xt। यहां पे x स्थिति है, t समय है, y विस्थापन है। यह समीकरण एक रेखीय अध्यारोपण का उदाहरण है। प्रायोगिक रूप से कुछ ऐसी घटनाओं का हाल ही में पता चला है जिनको हम रैखिक अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा नहीं समझ सकते। तो इस समस्या के निदान के लिए परिणामी विस्थापन समीकरण को हम yn बराबर अल्फा इंटू y1 प्लस बीटा इंटू y स्क्वायर प्लस गामा इंटू y क्यूब प्लस डॉट 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 के द्वारा समझ सकते हैं, जहां अल्फा बीटा गामा अरैखिक गुणांक है। अध्यारोपण से निम्नलिखित घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है: व्यतिकरण, विस्पंद, अपरिगामी तरंगें और विवर्तन। तरंग क्या होती है मित्रों? तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है। क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में मान लेते हैं ये पहली तरंग है और ये अपनी दूसरी तरंग। ये दो तरंग हैं, एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही है। क्या हो रही है? एक साथ एक ही दिशा में संचरित हो रही है और इन दोनों तरंगों का विस्थापन का योग परिणामी विस्थापन के बराबर होगा। यह देखो जी, y xt बराबर y1 प्लस y2, यानी जितने ज्यादा विस्थापन होगी, जितनी तरंगें हैं उन सभी का विस्थापन इन तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होगा। ये तरंग किसे कहते हैं हमने जान लिया है। अब हम अध्यारोपण के सिद्धांत की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत की व्युत्पत्ति हम मान के चलते हैं y1 स्थिति x वर्ष में t पर विस्थापन, तरंग का विस्थापन है जो y1 तरंग गति का समीकरण d2y अपॉन dx2 इक्वल टू 1 अपॉन v स्क्वायर d2y अपॉन dx2 का हल है, यानी जो द्वितीय कोटि अवकल समीकरण का हल है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हमने पहले से दर्शा रखा है। v क्या है? यहाँ पे v तरंग का वेग है। क्या है? v यहाँ पे तरंग का वेग है। इस प्रकार
इसी प्रकार हम y2 स्थिति x व सिमेट t पर दूसरी तरंग का विस्थापन ले लेते हैं और d2 y2 अपॉन dx2 बराबर 1 अपॉन v स्क्वायर d2 अपॉन dx2 इस तरह का द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण का हल बना लेते हैं और समीकरण 1 व 2 इन दोनों को जोड़ने पर ये देखो जी पहला पद ये रहा, ये पहला पद और इसका ये पहला पद दोनों को यहाँ पे लिख लिया मैंने और इसका राइट हैंड साइड में ये जो पद है इन दोनों पदों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ पे ये वाला अवकलन का इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं y1 प्लस y2 यहाँ कॉमन आ जाता है 1 अपॉन वी स्क्वायर d2 अपॉन dt स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं y1 प्लस y2। ये समीकरण अपना 3 हुआ, ये 2 ये पहला था ही। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके ये देखो जी y(xt) क्या है, जो परिणामी विस्थापन है वो अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर, क्या है योग के बराबर। तो ये देखो जी हमने यहाँ परिणामी विस्थापन लिख दिया जो 1 अपॉन वी स्क्वायर ये इन दोनों विस्थापनों के योग के बराबर, क्या इन दोनों विस्थापनों के योग के बराबर। मैंने y1 और y2 ये y1 और y2 की जगह y संपूर्ण परिणामी विस्थापन को पुट कर दिया। समीकरण 3 व 4 दो तरंग फलनों के सामान्य अवकल समीकरण को संतुष्ट करती है। दोस्तों हमने अध्यारोपण के सिद्धांत को पढ़ लिया है, इसको कैसे व्युत्पन्न किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। अब हम व्यक्तीकरण पढ़ेंगे। अब हम व्यक्तीकरण पढ़ेंगे, व्यक्तीकरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे। जब व्यक्तीकरण अब हम व्यक्तीकरण पढ़ रहे हैं, जब समान आवर्ती, यहां पे क्या होती है आवर्ती, आवर्ती क्या होती है समान आवर्ती और लगभग समान या समान आयाम। व्यक्तीकरण में आयाम क्या होता है लगभग या समान। आयाम की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं व्यक्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं व्यक्तीकरण कहते हैं। व्यक्तीकरण मित्रों दो प्रकार का होता है, व्यक्तीकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है व्यक्तीकरण दो प्रकार का होता है। पहला व्यक्तीकरण होता है वो संपोषी व्यक्तीकरण होता है। कौन सा संपोषी व्यक्तीकरण, माध्यम के जिन बिंदुओं पर दो तरंगें समान कला में मिलती है, दो तरंगें समान कला में मिलती है। ये देखो ये फर्स्ट डॉट डॉट वाली लाइन है, ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग, ये दोनों तरंगें समान कला में मिल रही है। क्या मिल रही है समान कला का अर्थ जैसे ये तरंग और ये तरंग ये समान कला में मिल रही है। क्या हो रही है समान कला में मिल रही है। तो ये जो समान कला में मिलती है उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम, इसका आयाम ये देखो यहां पे बना देता हूं मैं आयाम, परिणामी आयाम व तीव्रता दोनों क्या होती है अधिकतम होती है। परिणामी आयाम व तीव्रता दोनों अधिकतम होती है। ये इसका अधिकतम आयाम A1 है, ये इसका अधिकतम आयाम A2 है और इनका परिणामी आयाम A1 प्लस A2 और कलांतर इसमें 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई अर्थात समगुणज
पाई का समगुणज होता है। और पथांतर की बात करते हैं, पथांतर 0 टू λ/2 यानी λ/2 का समगुणज, λ/2 का समगुणज होता है। अब ये तो हो गया समपार्श्विक व्यक्तीकरण। क्या हो गया? समपार्श्विक व्यक्तीकरण। इतना यहां तक समपार्श्विक व्यक्तीकरण है। अब जब माध्यम की, यहां पे एक ही काम करना है हमें, जब समान आवर्ती, यह हो गया माध्यम के जिन बिंदुओं पर, यहां से ध्यान रखना आपको, माध्यम के जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगे विपरीत कला में, कहां? विपरीत कला में मिलती है, उन बिंदुओं पर परिणामी आयाम व तीव्रता, परिणामी आयाम व तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी। क्या होगी? न्यूनतम होगी। व्यतिकरण की इस घटना को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना, जब कोई तरंग समान कला में मिलती है, क्या समान कला में मिलती है, तो क्या होगा? समपार्श्विक व्यतिकरण। और विपरीत कला में मिलती है तो क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण। नंबर 2, जब समपार्श्विक व्यतिकरण होता है तो उसमें आयाम व तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। और विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है? आयाम व तीव्रता न्यूनतम होती है। और जो यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए जरा, मान लेते हैं यहां पे आयाम A1 है और यहां पे आयाम A2 है। परिणामी आयाम क्या होगा? इस तरह से बनेंगे। परिणामी आयाम क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम। ये A1 माइनस A2 है, ये A1 माइनस A2 है। और कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी पाई का विषम गुणज होगा। क्या होगा? पाई का विषम गुणज होगा। पथांतर के अंदर भी यही रूल फॉलो होगा। यहां पे 2n + 1 λ/2, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। पथांतर 2n + 1 λ/2 का गुणज होगा और कलांतर 2n + 1 का गुणज होगा। किसमें होगा? यह विनाशी व्यतिकरण होगा। किसमें होगा? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण कैसे होता है? ये देखिए, ये अपनी पहली तरंग है और ये अपनी डॉट डॉट वाली दूसरी तरंग है। कौन सी तरंग है? दूसरी तरंग है। जब ये दोनों विपरीत कला में होगी तो इन दोनों में से घटाएंगे तो ये एक तरह से ये अपनी दूसरी है, तो ये परिणामी विस्थापन आ जाएगा। परिणामी विस्थापन प्राप्त होगा जो हमें एक न्यूनतम होगा। अब बात करते हैं कलांतर व पथांतर में क्या संबंध होता है। कलांतर व पथांतर में क्या संबंध होता है? कलांतर व पथांतर में संबंध, यह अपना कलांतर होता है वो 2 पाई अपॉन लैम्डा गुणा पथांतर होता है। क्या होता है?
पथांतर के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कलांतर 2 लैम्डा बाई 2 पाई अपॉन लैम्डा गुणा पथांतर के बराबर होता है। क्या होता है? पथांतर के बराबर होता है। अब हम व्यतिकरण की गणितीय विवेचना करते हैं। क्या करते हैं? गणितीय विवेचना करते हैं। अब हम व्यतिकरण की गणितीय विवेचना के बारे में पढ़ेंगे। गणितीय विवेचना कैसे होती है? व्यतिकरण की गणितीय विवेचना। अब माना एक ही दिशा में संचरित दो तरंगे के विस्थापन समीकरण हमें याद रखें। हम क्या करते हैं? माना दो तरंगों, माना एक ही दिशा में संचरित, एक ही दिशा में, माना एक ही दिशा में संचरित दो तरंगों के विस्थापन समीकरण, दो तरंगों के विस्थापन समीकरण। समीकरण निम्न है। क्या है? y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी प्लस 5। y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। क्या कर देते हैं? इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। ये अपना दूसरा विस्थापन, दूसरी तरह का विस्थापन क्या होगा? a2 sin ओमेगा टी प्लस 5 क्या होगा? a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, जहां a1 व a2 क्या है और phi1 व phi2 क्या है। a1 व a2 क्रमशः दोनों तरंगों के आयाम हैं। दोनों तरंगों के आयाम हैं। कौन से आयाम है? अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम। और phi1 व phi2 क्रमशः दोनों तरंगों के प्रारंभिक कला कोण है। क्या है? प्रारंभिक कला कोण है। हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी विस्थापन दोनों विस्थापनों के योग के बराबर देते हैं। क्या करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी विस्थापन
परिणामी विस्थापन y हम y1 प्लस y2 दोनों विस्थापनों के योग के बराबर देते हैं। दोनों विस्थापनों के योग के बराबर देते हैं। ये हो गया। समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से मान रखते हैं। 2 से मान रखते हैं। 2 से मान रखते हैं। मान रखते हैं। क्या होगा? y1 की जगह क्या है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस phi1 और a2 साइन ओमेगा टी प्लस phi2। ये देखो y1 की जगह a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 की जगह a2 साइन ओमेगा टी हमने रख दिया है। अब क्या करते हैं हम? यहां पे साइन a प्लस बी बराबर साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला सूत्र लगा देते हैं। तो क्या होगा? y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और कॉस phi1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन phi1। इसकी जगह हमने क्या रख दिया? ये पूरा इसी फॉर्मूले के तर्ज पर। अब हम क्या करते हैं? इसी तरह a2 का मान रखेंगे। क्या करेंगे? a2 साइन ओमेगा टी कॉस phi2 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन phi2। मैं मित्रों यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं। चलो यहां पे लिख देती हूं मैंने। अब हम क्या करते हैं? माना लो जी y बराबर a1 cos ओमेगा टी phi1 a1 cos ओमेगा टी phi1। हम क्या करते हैं? ओमेगा टी वाला पद कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा? a1 cos phi प्लस a1 साइन phi। इन दोनों में a1 यहां पे a2 आएगा। a1 साइन ओमेगा टी इसके गुणा में है, साइन ओमेगा टी इसके गुणा में। a1 cos phi प्लस a2 हम a1 cos phi प्लस a2 sin phi
A1 cos फाइव, A1 cos फाइव, यहाँ पे साइन ओमेगा टी आएगा, क्या आएगा साइन ओमेगा टी प्लस A1 साइन, यहाँ पे cos फाइव आएगा, क्या आएगा यहाँ पे cos फाइव, यहाँ पे A1 साइन फाइव वन प्लस A2 साइन फाइव टू और cos ओमेगा टी। हमने क्या लिखा है cos फाइव साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया A1 A2। यह अपनी समीकरण 3 है, यह अपनी समीकरण 3 हो। आप क्या करते हैं, माना A1 cos फाइव वन प्लस A2 cos फाइव टू बराबर R cos थीटा। यहां पे हम R cos थीटा ले लेते हैं। A2 A1 साइन फाइव वन प्लस A2 साइन फाइव टू बराबर R साइन थीटा। क्या ले लिया हमने R साइन थीटा। यह समीकरण अपनी, यह समीकरण 4, यह समीकरण 5। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 व समीकरण 5, समीकरण 4 व 5 को 3 में रखने पर, समीकरण 4 और 5 को हम क्या करेंगे 3 में रखेंगे। क्या करेंगे 3 में रखेंगे, 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, y बराबर R cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ये रख दिया, ये लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसका मान क्या है R साइन थीटा और cos ओमेगा टी। इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, इन दोनों में दोस्तों R कॉमन है। क्या R कॉमन है, तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू R cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस साइन थीटा cos ओमेगा टी। y इक्वल टू हम क्या करेंगे R साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्या आएगा ओमेगा टी प्लस थीटा। यह क्या है, व्यतिकरण के गणितीय विवेचना का रूप। क्या यह गणितीय लिखें, क्या यह व्यतिकरण में परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। यह है व्यतिकरण व्यतिकरण में परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण। क्या है, विस्थापन समीकरण है। अब दोस्तों हमने परिणामी विस्थापन समीकरण तो निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे परिणामी आयाम निकालेंगे। क्या करेंगे परिणामी आयाम निकालेंगे। मैं यहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले सकते हैं।
अब हम क्या करेंगे, यहां पे अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4/5 परिणामी आयाम निकालते हैं। क्या करें, परिणामी आयाम, परिणामी आयाम। परिणामी आयाम के लिए समीकरण 4 का वर्ग प्लस में समीकरण 5 का वर्ग कैसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये समीकरण 4 और 5 है। क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों में आर आर कोस आर स्क्वायर कोस थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, बराबर यहां से मिटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, क्या करते हैं, a1 cos phi1 प्लस ये लो जी a2 cos phi2 का वर्ग प्लस a1 sin phi1 प्लस a2 sin phi2, ये यहां पे रखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसका भी वर्ग। यहां पे हम क्या करते हैं, r को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या होता है, a1 cos स्क्वायर phi1, a1 का स्क्वायर cos स्क्वायर phi1 प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर phi2 प्लस 2 a1 a2 cos phi1 प्लस phi1 cos phi2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने हल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लस a1 साइन स्क्वायर a स्क्वायर phi1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2 प्लस 2 a1 a2 साइन phi1 साइन phi2। इस तरफ क्या होता है, ये पद 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पद 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम क्या कर देते हैं, r स्क्वायर इंटू 1, क्या करते हैं, r स्क्वायर इंटू 1 a1 और यहाँ पे a1, इन दोनों को हम a1 स्क्वायर को कॉमन लिया, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर phi1 प्लस cos स्क्वायर phi1, ये लो, इन दोनों पदों को हमने कॉमन लेके लिख लिया। यहां पे क्या करते हैं, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi2 प्लस cos स्क्वायर
2। इस पद को हमने कॉमन लेके लिख लिया। अब क्या करते हैं, दो a1 a2 को हम कॉमन ले लेते हैं और यहां पे क्या आएगा, cos phi1 cos phi2 प्लस sin phi1 sin phi2। अब यहां पे r स्क्वायर बराबर इसका मान 1 हो गया, a1 स्क्वायर प्लस इसका मान a1 स्क्वायर हो गया, इसका मान 1 होने पर a2 स्क्वायर आ गया प्लस 2a1 a2। ये अपना फॉर्मूला, इस पे हम फॉर्मूला यूज करते थे cos, इस पे हम फॉर्मूला यूज करते थे क्या था, cos phi1 माइनस phi2 का ये फॉर्मूला है। ये लो r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi1 माइनस phi2 cos phi1 माइनस phi2। जहां phi1 व phi2 प्रारंभिक कला कौन है, प्रारंभिक कला कौन है। अब हम परिणामी तरंग की प्रारंभिक कला निकालेंगे हम। अब हम ये अपनी समीकरण नंबर 3 4 5 ये 6 होगा, ये समीकरण अपनी 6 है। क्या है ये समीकरण अपनी 6। इस समीकरण 6 में यहां लिख देता हूं एक बार, r इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 cos phi1 माइनस phi2। ये अपनी समीकरण 6 है। यहां से मैं मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, प्रारंभिक कला कोण, परिणामी तरंग का प्रारंभिक कला कोण, कला कोण। इसके लिए हम समीकरण 4 और 5, इसके लिए क्या करते हैं, समीकरण 4 व 5, समीकरण 4 में 5 का भाग क्या करते हैं, समीकरण 5 में 4 का भाग देने पर, तो समीकरण क्या थी हमारी, साइन r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा बराबर, यहां पे क्या था वो देखिए, a1 साइन phi1 प्लस a2 साइन phi2, a1 cos phi1 प्लस a2 cos phi2। r से r कैंसिल, क्या है यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू a1
साइन फाइव प्लस A2 साइन फाइव 2 अपॉन A1 कॉस फाइव 1 प्लस A2 कॉस फाइव। ये हमारी समीकरण नंबर 7। ये हमारी समीकरण नंबर 7। अब हम क्या करते हैं, स्पेशल केस लेके चलते हैं। क्या करते हैं, स्पेशल केस लेके चलते हैं। स्पेशल केस में क्या होगा, जब दोनों तरंगे समान क्रम में, जब दोनों तरंगे समान कला में, तब cos फाइव 1 माइनस cos फाइव 2 का मान पॉजिटिव आता है। कितना, +1। क्या आता है, +1 पॉजिटिव। तो ये मान हम समीकरण 6 में रखते हैं। तो क्या आएगा, R बराबर A1 प्लस A2 प्लस 2A1 A2 R इजकल टू A1 प्लस A2 का वर्ग। जब मानते हम, माना A1 बराबर A2 हो, A1 बराबर A2 बराबर A हो, तो क्या होगा, R इजकल टू 2A वर्ग। R बराबर 2A, R बराबर 2A। अब हम तीव्रता की बात करते हैं। तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम को हम A से दर्शाते हैं, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे R के द्वारा दर्शा रखा है। तीव्रता I समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो K आ जाएगा। R का मान क्या है, R स्क्वायर क्या होगा, 2A का होल स्क्वायर। I इजकल टू K 4A स्क्वायर। 4A स्क्वायर क्या है, 4A स्क्वायर अधिकतम तीव्रता। क्या है, अधिकतम तीव्रता। और जब दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है, तब क्या होता है, जब दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती है तो समीकरण 6 से क्या आ जाएगा, विपरीत कला में मिलती है तो यहाँ पे cos फाइव 1 माइनस cos फाइव 2 का मान -1 हो जाता है। तो -1 होने पर समीकरण यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आने पर A1 प्लस A2 क्या आएगा, A1 प्लस A2 माइनस A1 A2। R इजिकल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। R बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। जब A1 बराबर A2 बराबर A हो तो R बराबर क्या आएगा, 0। और यहाँ पे परिणामी तीव्रता I0 समानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। यहाँ R किसके समानुपाती होगी, R
इसका मान क्या है? 0 का स्क्वायर। आई बराबर 0, क्या होगा? 0। तो हम कह सकते हैं कि जब विपरीत कला में मिलता है तीव्रता क्या होती है? जब दोनों तरंगें समान कला में मिलती हो तो आयाम अधिकतम, तीव्रता अधिकतम। जब दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हो आयाम न्यूनतम, तीव्रता न्यूनतम यानी 0 होती है। क्या होती है? 0 होती है। अब हम व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तें पढ़ेंगे। क्या करेंगे? व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तें। व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तें। व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तों को हम इसकी परिभाषा के तर्ज पर ही लिखते हैं। जो परिभाषा में लिखा हुआ है उससे ही कुछ कॉमन बातें निकलती हैं, वही व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तों हैं। व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तें। पहली शर्त, जब दोनों कणों की आवर्ती समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दोनों कणों की आवर्ती समान होनी चाहिए। दोनों कणों की आवर्ती क्या होनी चाहिए? समान। दूसरी शर्त है आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। आयाम समान या लगभग समान होना चाहिए। दोनों तरंगें एक ही दिशा, दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए। एक ही दिशा में संचरित होनी चाहिए और एक साथ होनी चाहिए। एक ही साथ होनी चाहिए। एक ही साथ संचरित होनी चाहिए और दोनों कला संबंध स्रोत एक दूसरे के नजदीक होने चाहिए। दोनों कला संबंध स्रोत अति निकट होना चाहिए। अति निकट होने चाहिए। अति निकट होने चाहिए। ये सब 4 या 5 बातें हैं जो क्या है? व्यक्तीकरण की आवश्यक शर्तें। पहली, दोनों तरंगों की आवर्ती समान, आयाम समान व लगभग समान होना चाहिए। दोनों तरंगें एक ही दिशा में एक ही साथ संचरित होनी चाहिए। और लास्ट बात और मुख्य बात, दोनों कला संबंध स्रोत अति निकट होने चाहिए। एकदम पास पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकदम पास पास होना चाहिए। व्यक्तीकरण में ऊर्जा संरक्षण मिटा देता हूं मैं।
व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण। इसमें क्या होता है, दो तरंगों के व्यतिकरण में ऊर्जा का क्षय नहीं होता। क्या होता है, ऊर्जा का कोई भी क्षरण नहीं होता है, कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, जबकि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या होती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। हम इसे आसान शब्दों में कह सकते हैं कि ऊर्जा को व्यतिकरण में नहीं तो ऊर्जा नष्ट होती है और नई ऊर्जा बनती है। ऊर्जा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर सकते हैं या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और कुल ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। व्यतिकरण में परिणामी आयाम हमने निकाला था, जो r स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर cos phi 1 प्लस a2 नहीं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, ये हमने निकाला था। तो इसमें क्या होता है, तीव्रता होती है। हमने क्या जाना था, तीव्रता आयाम के समानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, और हमने ये जाना था तीव्रता आई से निरूपित करते हैं आयाम को आर से। तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, और जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ नियतांक क्या आ जाता है, ये आर नॉट आ जाता है, ये आर नॉट आ जाता है। अब समीकरण जो ये था, ये अपने एक, ये क्या अपनी एक, यहां पे हम क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। क्या करते हैं, इसका मान रख देते हैं। क्या आएगा, आई आर स्क्वायर, हाँ ये था, इसको हम हटा देते हैं। जब अनुरूट हटाते हैं तो आर को क्या हो जाता है, वर्ग हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा। तो आर स्क्वायर, इससे हम निकालते हैं आर स्क्वायर इजकल टू आई अपॉन के। तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, आई अपॉन के इजकल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, यही तो होगा। अब हम क्या करते हैं, i को यहीं का यहीं पे रखते हैं और k को हम इस तरफ ले जाते हैं। a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 माइनस phi 2, क्या होगा, cos phi 1 माइनस phi 2। ये समीकरण अपनी क्या होगी, ये समीकरण अपनी 2 होगी। ये क्या होगी, समीकरण अपनी 2 होगी। ये समीकरण अपनी 2 होगी। हमें औसत तीव्रता निकालते हैं। आई एवरेज बराबर मित्रों के अपॉन 2 पाई होता है, के अपॉन 2 पाई, समाकलन इसका 0 से 2 पाई के मध्य किया जाए तो यहाँ पे आई टी फाई, ये औसत तीव्रता होती है। क्या होती है, औसत तीव्रता होती है। औसत तीव्रता के अंदर क्या करते हैं हम, आई एवरेज इक्वल टू के अपॉन 2 पाई, 0 से 2 पाई तक
आई का मान यहाँ पे क्या है, आई का मान आई ये होता है जी, ये होता है। यहाँ पे आई का मान रखेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा और इसको हम अंदर रख लेते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 माइनस 5 और d5। इसका समाकलन करते हैं, के अपॉन 2 पाई, ए का समाकलन a1 स्क्वायर 5 प्लस a2 स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 साइन 5 और 0 से 2 पाई। हम जानते हैं साइन 0 व साइन 2 पाई दोनों का मान 0 है। लिमिट रखते हैं आई एवरेज के अपॉन 2 पाई, यहां पे क्या आएगा a1 स्क्वायर 2 पाई प्लस a2 स्क्वायर 2 पाई प्लस 0। साइन यहाँ 0 2 पाई का मान रखेंगे तो 0 आएगा, साइन 0 की लिमिट रखेंगे तो भी 0 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, आई एवरेज के अपॉन 2 पाई इंटू, यहाँ पे हम 2 पाई कॉमन लेते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आई एवरेज क्या होगा के इंटू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, क्या होगा a1 प्लस a2 स्क्वायर। जब a1 बराबर a2 बराबर a मानते हम तो आई एवरेज क्या आएगी 2a स्क्वायर, जो क्या है अधिकतम तीव्रता, जो क्या है अधिकतम तीव्रता। जहां I0, जहां यहां पे लिख देते हैं हम, जहां I0 बराबर 2a स्क्वायर अधिकतम तीव्रता है, क्या है अधिकतम तीव्रता है। समपर्शी व्यक्तिकरण में तीव्रता 4 I0 होती है, क्या होती है समपर्शी व्यक्तिकरण में अधिकतम तीव्रता 4 I0 होती है, 4 I0 होती है। और विनाशी व्यक्तिकरण में तीव्रता 0 न्यूनतम होती है, क्या होती है न्यूनतम होती है। तो उपरोक्त दोनों से स्पष्ट है कि व्यक्तिकरण में कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, क्या रहती है कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तीव्रता वितरण कैसे होता है, हम यहाँ पे तीव्रता का वितरण ग्राफ बनाते हैं। तीव्रता का वितरण तीव्रता का वितरण तीव्रता 4I0, तीव्रता 4I0, यहाँ 0 पाई, यहाँ 0, यहाँ पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई। इस तरह यहाँ पे माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई। ये हमने क्या किया है तीव्रता का ग्राफ, ये कलाम था। तीव्रता वितरण, ये क्या है तीव्रता वितरण।
ये तीव्रता, अधिकतम तीव्रता 4 जीरो है, न्यूनतम 0 है। जैसे जैसे कालांतर बढ़ता या घटता है, तीव्रता यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इसी तरह इस तरफ माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। तो दोस्तों आज हम व्यतिकरण का जो डिटेल रूप में पढ़ा है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर विस्पंद पढ़ेंगे। विस्पंद को इसी तरह हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।